गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर हम देखें एक बार तो हमने जो राइज एंड रैशनलिज्म इन यूरोप हम स्टार्ट कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ दी उसके बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर हम रिवाइज करें तो हमने देखा था कि 1789 के अंदर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका इम्प्लीमेंट क्या निकला? नेशनल असेंबली। फ्रांस को क्या किया गया था? फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको क्या किया था? नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। प्लस और क्या किया था? फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बदली, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुई थी, मतलब कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या करा जाए? रूल किया जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल किया जाए। तो ये सब डिमांड की गई थी। ये था हमारा सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद क्या हुआ? 1805 के अंदर, 1805 के अंदर क्या आया? नेपोलियन। कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। और इसने क्या किया? बेसिकली नेपोलियन ने क्या करा? अपना एक क्या लेके आया? कोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिविल कोड। क्या बोलते हैं हम लोग? सिविल कोड। इसको सिविल कोड या फिर और क्या बोला जाता है? नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। बेसिकली ये कोड क्या था? इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे, जिसके बेसिस पे क्या करता था? वो वर्क करता था और पीपल से काम कराता था, जितने भी आर्मी वगैरह है उनसे सबसे काम कराता था। नेक्स्ट इसका जो रूल था वो क्या चला? 1804 से कब तक चला था नेपोलियन का रूल? 1815 तक। तो 1804 से 1815 तक क्या करा? नेपोलियन ने रूल किया। अब बेसिकली नेपोलियन के रूल पे क्या हुआ था कि जैसे नेपोलियन ने रूल करना स्टार्ट किया तो ये तो क्या हुआ कि जैसे कि ये फ्रांस है, तो फ्रांस में तो उसने क्या करा? टैक्सेस को कम कर दिया। फ्रांस में क्या करा? इसने टैक्स को कम कर दिया। और जैसे ही आसपास के जितने भी एरियाज थे जो इसने कॉन्कर्ड किए थे, मतलब जीते थे, किसने? नेपोलियन ने। उन आसपास के एरियाज पे क्या करा? इसने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। तो इस वजह से सॉरी तो इस वजह से क्या हुआ कि जो जितने भी एरियाज ने कॉन्कर्ड किए थे, यहाँ जीते थे, वो सब क्या हो गया? इसके अगेंस्ट हो गए। वो सब क्या हो गया? इसके अगेंस्ट हो गया। मतलब ये जो आसपास के जितने भी एरियाज थे फ्रांस के, ये सब क्या हो गए? इसके अगेंस्ट हो गए। अच्छा, कौन कौन से एरियाज थे? बेसिकली ऑस्ट्रिया, पोलो, हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पर्शिया, कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो सब क्या हो गए? इसके अगेंस्ट हो गए। अब इसने क्या करा? एक तो ये रूल था, जिस कारण क्या हुआ, मतलब एक तो ये पॉइंट है जिसके कारण क्या हुआ? नेपोलियन का डिक्लाइन हुआ, मतलब नेपोलियन को हटा। एक रीज़न और क्या था कि ये फोर्स करने लग गया लोगों को। क्या करने लग गया? फोर्स करने लग गया। किस लिए? टू ज्वाइन आर्मी। टू ज्वाइन किस क्या ज्वाइन करने के लिए? आर्मी। आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इसने क्या करा? लोगों को फोर्स करने लग गया ये। ठीक है, जिससे क्या हुआ? लोग इससे खुश नहीं थे और इस वजह से क्या हुआ कि इसको लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट था। ये हम चैप्टर में स्टार्टिंग में देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बेसिकली हम स्टोरी में पीछे गए थे कि फ्रांस में एक्चुअली जो रिवॉल्यूशन वगैरह हो रहे थे इससे पहले क्या था। तो हमने देखा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो दो पार्ट्स में बटी हुई थी, अरिस्टोक्रेसी और दूसरा कौन सा था? प्रेजेंट्री। अरिस्टोक्रेसी को सारे राइट्स थे, प्रिविलेज थी, बाय बर्थ थे, ये लैंडलॉर्ड्स थे। और प्रेजेंट्री में क्या था? लैंड्स नहीं थे इनके पास। ठीक है, और ये कहते हैं पुअर लोग थे, इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। ठीक है, जबकि अरिस्टोक्रेसी के पास सारे राइट्स थे। ठीक है, तो ये अरिस्टोक्रेसी और प्रेजेंट्री का हमने देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सिमिलरली हमने ये देखा था कि थोड़े टाइम बाद जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए तो उस टाइम पर एक नई सामने आई थी क्लास, जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। कौन सी क्लास सामने है? मिडिल क्लास। इनमें बेसिकली कौन थे? एजुकेटेड लोग थे। कौन थे? एजुकेटेड लोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, लॉयर्स हो गए, और भी कुछ बिजनेसमैन भी थे। तो ये सब क्या थे? मिडिल क्लास। और इन लोगों ने क्या बोला कि सिस्टम है, सिस्टम को हटाना चाहिए। ये जो मोनार्की सिस्टम है, ये सब जो हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं सब कुछ, ये सब सिस्टम क्या आना चाहिए? रिप्लेस करना चाहिए। हम इस सिस्टम से खुश नहीं हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। कहाँ पर स्टार्ट हुआ? फ्रांस के अंदर। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ये नई क्लास आई, इस नई क्लास में क्या बोला था कि बेसिकली हमें क्या चाहिए? नेशनलिज्म चाहिए। क्या चाहिए? नेशनलिज्म। और वो भी कैसा नेशनलिज्म चाहिए हमें? लिबरल नेशनलिज्म। कैसा नेशनलिज्म चाहिए हमें? लिबरल नेशनलिज्म। कैसा नेशनलिज्म चाहिए? लिबरल नेशनलिज्म। तो देखो, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? ठीक है, कैसा नेशनलिज्म चाहिए हमें? लिबरल नेशनलिज्म। तो देखिए, एक बार लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल के बारे में। तो देखो, लिबरल क्या होता है? लिबरल। लिबरल का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। इसका मतलब क्या होता है? फ्री। लिबरल का मतलब होता है क्या?
फ्री। और नेशनलिज्म का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं क्या, कि अपने नेशंस के अगेंस्ट, अपने नेशन के लिए एक इनहेरेंट फीलिंग, अपने नेशन के लिए एक इनहेरेंट फीलिंग, ये क्या कहलाती है आपकी नेशनलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नई क्लास आई थी, कौन सी, मिडिल क्लास जो निकल के आई थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हमें चाहिए क्या, लिबरल नेशनलिज्म, हमें लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा नेशनलिज्म जिसमें हम क्या हों, फ्री हों। ठीक है, हम लोग क्या हों, फ्री हों। अच्छा, फ्री किस तरह से हों, उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। क्या कहने का मतलब क्या है, हमें फ्री इस तरह से चाहिए कि हमें इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, इंडिविजुअल क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सब फ्री का फ्रीली काम कर सकें, इंडिविजुअल फ्रीडम। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या बोला है, इक्वलिटी, मतलब कहने का मतलब क्या है, इक्वल बिफोर लॉ। कहने का मतलब क्या है कि हर पर्सन क्या होगा, लॉ के आगे क्या होगा, इक्वल काउंट होगा। तो ये इन्होंने बोला कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला, हमें क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए, गवर्नमेंट। ठीक है, जो हमारे पर रूल कर सके, या जिसमें हम क्या कर सके, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, क्या चूज करें, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके, जो हमारे पर रूल करेगा, जो कंट्री को चलाएगा। हमें ये मोनार्की सिस्टम है ना, ये मोनार्की सिस्टम को हटाना है, इसको हमें रूल नहीं चाहते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने क्या बोला कि हमें ये सब चाहिए। और क्या बोला उन्होंने कि बेसिकली हमें फ्री मार्केट्स चाहिए। क्या चाहिए, फ्री मार्केट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखें एक बार। तो देखो बेसिकली क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, लिबरल नेशनलिज्म। तो जो मिडिल क्लास थे उन्होंने क्या डिमांड करी कि हमें क्या चीज़ चाहिए, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मैंने बताया आपको ये कैसा है, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। और नेशनलिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक इनहेरेंट फीलिंग है अपनी कंट्री के लिए, कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या फील करते हैं। तो इन्होंने मिडिल क्लास वाला उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, एक लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। अच्छा, अब लिबरल नेशनलिज्म में पॉइंट्स मैंने बताया आपको क्या क्या होना चाहिए। अ पर्सन हैव इंडिविजुअल फ्रीडम, कहने का मतलब क्या है, एक पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए, खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब वो फ्री है, कि किसी का अगेंस्ट या किसी के अंदर वो काम नहीं करेगा, किसके अंडर में काम वो नहीं करेगा, वो सब क्या है, फ्री है, उनको जैसा करना है वो हर चीज़ के लिए फ्री है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्या बोला गया कि जितने भी पीपल हैं वो सब क्या है, इक्वल है बिफोर लॉ। मतलब लॉ के सामने सब, हर पीपल क्या है, जितने भी पीपल हैं वो सब इक्वल है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे प्रेजेंट सेक्शन हो, सब क्या है, इक्वल है। किसी के लिए कोई भी वो रूल नहीं है अलग से, तो सब क्या है, इक्वल है लॉ के सामने। नेक्स्ट क्या है, पीपल हैव राइट टू वोट। नेक्स्ट क्या बोला गया कि पीपल हैव राइट टू वोट। ठीक है, क्या कि पीपल को राइट टू वोट है, कि पीपल अब वोट क्या कर सकते हैं, वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, जो क्या कराएगा, गवर्नमेंट, जो क्या चलाएगा, गवर्नमेंट को चलाएगा या गवर्नमेंट को बनाएगा, और वो गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल करेगी कंट्री के ऊपर। मोनार्की सिस्टम हमें नहीं चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है, जो बेसिकली लिबरल नेशनलिज्म को इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, लिबरल नेशनलिज्म को इंडिकेट करते हैं। तो क्या क्या है, अ पर्सन हैव टू इंडिविजुअल फ्रीडम, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, देन राइट टू वोट। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का बेसिक मतलब क्या है कि जो जितने भी टैक्सेस लगते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो टैक्सेस हटा दिए जाएं, या क्या कर दिया जाए कि अगर आपको टैक्स की रिक्वायर्ड भी है तो आप एक सिंगल टैक्स अप्लाई करें। तो टैक्सेस का क्या होना चाहिए, मार्केट्स में फ्रीडम होनी चाहिए। मार्केट में फ्रीडम का मतलब क्या है, टैक्स इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक कोई पर्सन है, वो यहाँ से कोई चीज़ सोल्ड करने के लिए कोई एक दूर प्लेस, कहीं एक डिस्टेंस प्लेस पे जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, उसको बीच बीच में ये कुछ स्टेट्स क्रॉस करने हैं। तो सबसे पहले वो जैसे यहाँ आएगा, यहाँ टैक्स पे करेगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ टैक्स पे करेगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ टैक्स पे करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ टैक्स पे करेगा, फिर यहाँ उसको बेचने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो मल्टीपल टैक्सेस पे करके क्या होते हैं, उस जो भी वो गुड्स लेके आएगा, मतलब जो भी वो थिंग लेके आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वो उसकी प्राइजेस क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसने इतने सारे टैक्स पे करे हैं, तो वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो सारे गुड्स जितने भी टैक्स उसने पे करे उनका रिकवर कहाँ से करेगा, उस गुड की प्राइस को इंक्रीज करके। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई जो मार्केट्स होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट्स में। ठीक है, कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगे, लिमिटेड टैक्स हो, एक या दो बार लगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो कि इजीली मार्केट में हर कोई चीज़ इजीली सेल हो सके, और ज़्यादा प्राइजेस भी इंक्रीज ना हो। नेक्स्ट जो है लिबरल नेशनलिज्म में इन्होंने पॉइंट बताया, वो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट विद अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव।
क्या बोला उन्होंने कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव, क्या होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो गवर्नमेंट को रूल करेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट को क्या करेगा, रूल करेगा। तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इस तरह से गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे जो लिबरल नेशनलिज्म में काउंट होते हैं। लिबरल नेशनलिज्म आया कहाँ से, ये हमें ध्यान रखना है क्या कि एक थर्ड स्टेट जनरेट हो चुका था रिवॉल्यूशन के टाइम पर, जो कौन सा था, मिडिल क्लास। उन्होंने डिमांड की थी कि हमें क्या चाहिए, ये जो मोनार्की सिस्टम है इसको रिप्लेस करो और हमें क्या चाहिए, एक नया सिस्टम चाहिए जिसमें जो क्या होना चाहिए, एक तरह से लिबरल नेशनलिज्म होना चाहिए। लिबरल मतलब लैटिन वर्ड है फ्री, नेशनलिज्म मतलब इनहेरेंट फीलिंग है अपनी कंट्री के लिए। तो उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स बताए कि ऐसा होना चाहिए, सबका फ्रीडम होना चाहिए, सब लॉ के आगे फ्री मतलब इक्वल होने चाहिए, जितने भी पीपल्स हैं उनके पास वोटिंग का राइट होना चाहिए, मार्केट्स का फ्रीडम होना चाहिए और गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड उन लोगों ने की। अब बेसिकली क्या है कि देखिए, डूरिंग नेपोलियन रूल ओनली मैन विद प्रॉपर्टी वर अलाउड। अच्छा, ये जो लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड की गई जिसके अंदर ये क्या बोला गया, वोटिंग का जो राइट बोला गया, तो इसका रीजन क्या था, ये वोटिंग का राइट का रीजन क्या था, क्योंकि देखिए यहाँ है क्या, ड्यूरिंग नेपोलियन रूल ओनली मैन विद प्रॉपर्टी वर अलाउड टू वोट। तो इन्होंने ये जो पीपल हैव राइट टू वोट जो ऐड किया था ना, ये क्यों ऐड किया था, क्योंकि जब नेपोलियन का रूल चल रहा था, ठीक है, जब नेपोलियन रूल कर रहा था फ्रांस के ऊपर, तब उसने क्या बोला था अपने नेपोलियन कोड के अंदर कि केवल वो ही लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो, जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो। और प्रॉपर्टी किनके पास थी, बेसिकली कौन के पास थी, अरिस्टोक्रेसी के पास। अरिस्टोक्रेसी जो लॉर्ड्स थे, जो हाई क्लास पीपल थे, केवल उन्हीं के पास थे। तो नेचुरल सी बात है, वो तो किसको वोट करेंगे, वो तो नेपोलियन को वोट करेंगे यहाँ जो भी रूल हो रहा है वो उस अकॉर्डिंग रूल करेंगे। और प्रॉपर्टी इनके पास थी और इनके अंडर कौन वर्क करते थे, प्रेजेंट्री वाला सेक्शन जो था वो इनके अंडर वर्क करता था। तो उनके पास तो राइट था ही नहीं वोट का। तो कहने का मतलब ये हुआ नेपोलियन के रूल के टाइम पे तो क्या हो गया कि केवल अरिस्टोक्रेसी ही एक तरीके से वोटिंग कर रहे हैं और बाकी किसी को तो वोटिंग का राइट है ही नहीं। तो इस पॉइंट को देखते हुए क्या करा, इन लोगों ने डिमांड करी क्या कि हमें राइट टू वोट चाहिए, हर पर्सन वोट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए एक 1834 के अंदर क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बना था। क्या बना था, एक कस्टम यूनियन जिसका नाम क्या था, वेल्वेरिया, ठीक है। वेल्वेरियन ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कस्टम यूनियन वाज फॉर्म इन 1834। अच्छा, 1834 मतलब ये नेपोलियन रूल के बाद, नेपोलियन रूल के बाद बना है 1834 के अंदर। तो ये क्या था, एक कस्टम यूनियन बना था। इसमें बेसिकली क्या था, एक कस्टम यूनियन क्या था, इन्होंने डिसाइड किया क्या, दे अबॉलिश द टेरिफ बैरियर। टेरिफ बैरियर मतलब होता है टैक्सेस, जो टैक्सेस को रोकते, टैक्सेस है ना उनको हटा दिया इन लोगों ने। और क्या बोला गया, दे अबॉलिश 28 करेंसी आउट ऑफ 30। फ्रांस के अंदर क्या है, उस टाइम 30 करेंसीज चलती थी अलग 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 अलग। तो उन्होंने क्या करा, इन सबको हटा दिया, केवल 2 करेंसीज को रखा, बाकी 28 करेंसीज को हटा दिया। 28 करेंसीज को हटा दिया, केवल 2 करेंसीज रखी कि केवल ये 2 करेंसी ही अब चालू रहेंगी। और जितने भी ट्रैफिक बैरियर्स थे, ट्रैफिक बैरियर्स मतलब टैक्सेस लग रहे थे, वो सब क्या कर दिए जाएंगे, अब हटा दिए जाएंगे। ये किसने करा, 1834 में आ चुके हैं हम। अच्छा, हम कहाँ हैं, 1834। इसका मतलब क्या है, नेपोलियन जा चुका है और कौन सा सिस्टम, नेपोलियन जा चुका है और क्या आ चुका है, लिबरल नेशनलिज्म आ चुका है। क्या आ चुका है, लिबरल नेशनलिज्म आ चुका है। तो इसका मतलब 1834 के अंदर जब लिबरल नेशनलिज्म आ चुका है, तब क्या किया गया, एक तो कमेटी कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है, जेवलियन दे अबॉलिश, इन्होंने क्या किया, जेबोलियन ने कस्टम यूनियन बनाया जिन्होंने क्या किया, एक तो टैरिफ बैरियर्स को हटाया और क्या किया कि जितनी भी करेंसीज थी डिफरेंट डिफरेंट, इन सब करेंसीज को हटा के केवल 2 करेंसीज को अडॉप्ट किया, बाकी 28 करेंसीज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अच्छा, टैरिफ बैरियर्स का मतलब देखिए क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई पर्सन है उसको यहाँ से जाके कोई थिंग यहाँ सेल करनी है, तो क्या करता, वो यहाँ टैक्स देता, फिर यहाँ टैक्स देता, फिर यहाँ टैक्स देता, फिर यहाँ टैक्स देता। तो इन सब बैरियर्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इन सब बैरियर्स को बीच में से हटा दिया। अब वो पीपल क्या कर सकता है, डायरेक्ट एक सिंगल टैक्स देकर गवर्नमेंट को डायरेक्ट यहाँ पर सेल कर सकता है। इसमें से बीच में से सारे टैक्सेस हट गए तो प्राइजेस क्या हो जाएगी, कम, प्राइस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि अब ये इसको टैक्स देने नहीं पड़ रहे, तो प्राइस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी किसी भी गुड की। तो ये था, ये बेसिकली क्या है, कमेटी बनी थी, कब बनी थी, यूनियन कमेटी कब बनी थी, बेसिकली कस्टम यूनियन कमेटी कब बनी थी, 1834 के अंदर, जिन्होंने क्या करा, ट्रैफिक बैरियर्स मतलब टैक्स के लिए जो भी बैरियर्स थे उन सबको रिप्लेस कर दिया। और प्लस जितने भी करेंसीज थी 30 करेंसीज, उसमें से केवल टू करेंसीज को रखा, बाकी 28 करेंसीज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, जिसमें एग्जाम्पल में आपको क्या बताया कि जो ट्रैफिक बैरियर्स के बारे में हम बात करें उनके बारे में बता रहे हैं।
देखिए अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, अच्छा हम कब बात कर रहे हैं 1833, और ये जो बैरियर्स को हटाया था ये कब हटाया था 1834 में, मतलब 1 साल पहले। मतलब उस टाइम पे क्या था, अलग अलग जगह पर ट्रैफिक बैरियर्स मतलब जितने भी टैक्सेस थे वो लग रहे थे उसके, मतलब जितने भी टैक्सेस थे वो क्या थे, ऑन गोइंग थे। तो अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पे थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। तो मैंने बताया ना आप क्या, कि कोई भी एक पर्सन, तो एक ये मर्चेंट ट्रैवलिंग था, कब था 1833 के अंदर। तो वो कहीं से एक प्लेस जिसका नाम क्या था, हैम्बर्ग, ठीक है, एक प्लेस था फ्रांस के अंदर जिसका नाम क्या था, हैम्बर्ग। अब वो हैम्बर्ग से कहाँ जा रहा था, न्यूरमबर्ग, ठीक है। तो ये जो न्यूरमबर्ग था, यहाँ पर जाने से पहले उसको क्या करना पड़ता, 11 प्लेसेस पे, कितने, 11 प्लेसेस पे क्या करना पड़ता था उसको, टैरिफ बैरियर्स को मतलब कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, ठीक है, मतलब एज अ टैक्स देना पड़ता था, आप ये मान के चलिए, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती है एज अ टैक्स। तो आप सोच के देखिए, आप 11 जगह पर उसे 11 प्लेसेस पे उसको अगर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो नेचुरल सी बात है वो अपनी जेब से देगा नहीं, वो क्या करेगा, वो सब चीज़ें, वो जो गुड्स होंगे उन गुड्स में ऐड करता जाएगा उन प्राइजेस को, और उससे क्या होगा, फाइनल जो गुड्स होंगे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर उन गुड की प्राइसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उस टाइम पे जो ट्रैफिक बैरियर्स था, और कितनी थी, 5% ईच वन ऑफ देम, हर प्लेस पे कितना था, 5%, हर प्लेस पे कितना था, 5% टैक्स उसे देना पड़ता था। तो इसी को देखते हुए 1833 में ये जो इस तरह के केसेस थे, तो ये केस मैंने आपको शो किया है, तो इसी को देखते हुए 1834 में क्या बनाया गया, ये जो ट्रैफिक बैरियर्स थे इन सबको क्या कर दिया गया, रिप्लेस, क्या कर दिया गया, रिप्लेस, इन सब ट्रैफिक बैरियर्स को हटा दिया गया, ठीक है, ताकि क्या कर सके सब जितने भी लोग हैं, मर्चेंट्स हैं या जो भी मतलब बिजनेसमैन है, वो सब क्या करें, इजीली उसको अपने सेल कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आ गया बेसिकली जो मिडिल क्लास जनरेट हुआ था, उन्होंने किस तरह से लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। अच्छा अब ये देखिए क्या है, अब हमें पता था कि क्या, कि नेपोलियन था, नेपोलियन से जो रूल, जो आसपास के लोग थे वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि नेपोलियन क्या कर रहा था कि जो एरिया को कॉन्कर कर रहा था वहाँ पर वो टैक्सेस क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो आसपास के, जैसे एग्जाम्पल, आसपास के जो लोग थे वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो जैसे कि क्या हुआ कि फ्रांस के आसपास ऑस्ट्रिया था, पर्शिया था, ठीक है, जर्मनी, रशिया, तो ये सब क्या थे, खुश नहीं थे। तो इन सब ने क्या करा कि बेसिकली इन लोगों ने फाइट की, किससे फाइट की, नेपोलियन से, क्या की, फाइट की। जिसमें एग्जांपल अगर ये फ्रांस है, तो जैसे ही ये एरिया कॉन्कर्ड करता था तो यहाँ पे क्या करता था, टैक्स इंक्रीज हो जाता। तो ये जो आसपास के एरिया थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, हंगरी, इधर रशिया है आपके इस तरफ मैप के अंदर आप देखेंगे, तो इधर रशिया है, ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, तो इस तरह के क्या थे जो लोग थे, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो बेसिकली जो लीडर्स थे, वो सब क्या हुए, एक तरीके से उन्होंने एक यूनियन बना लिया खुद का, और क्या कर दिया, अगेंस्ट वो नेपोलियन के फाइट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करा, नेपोलियन के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया, और बेसिकली क्या करा, उन्होंने नेपोलियन को एक तरीके से डिफीट कर दिया। क्या कर दिया, नेपोलियन को डिफीट कर दिया। अब उस नेपोलियन को डिफीट करने के बाद क्या हुआ, फ्रांस के अंदर वो जो नेपोलियन रूल था वो खत्म हो गया। फ्रांस के अंदर क्या हुआ, नेपोलियन रूल खत्म हो गया। तो अब जब फ्रांस के अंदर नेपोलियन रूल रिप्लेस हो गया, तो अब सबकी अलग अलग थिंकिंग क्या आने लगी, सामने आने लगी, सबकी अलग अलग थिंकिंग सामने आने लगी। अब वो थिंकिंग्स क्या थी, अब हमें पता है क्या, कुछ लोग तो चाहते थे कि भाई मोनार्की सिस्टम वापस आ जाए, कुछ लोग चाहते थे क्या कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वापस आए, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम वापस आ जाए। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं यार, मोनार्की सिस्टम आ जाए और मोनार्की में क्या कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो इसी तरह से एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ सामने आई थी, वो लोग थे, एक ग्रुप था, मतलब ग्रुप नहीं आप बोल सकते हैं, जो कुछ पीपल्स थे जिनके थॉट्स कुछ अलग थे, तो वो पीपल्स क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव, क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, बेसिकली ऐसे थिंकिंग वाले लोग जो बेसिकली क्या करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो पुरानी चीज़ें थी ना वो वापस आ जाए, वही मतलब वही मोनार्की सिस्टम आ जाए, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है वो क्या हो, प्रिजर्व हो जाए, सारे जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है वो प्रिजर्व हो जाए, और कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल्स उसमें ऐड कर दी जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो पुराना मोनार्की सिस्टम था ना वही आए पूरा कंप्लीट, मतलब ऑर्थोडॉक्स फीलिंग, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी ख्यालों वाले। तो जो कंजर्वेटिव लोग थे वो बेसिकली क्या चाहते थे कि अब जब नेपोलियन हट चुका है तो वापस पुराना सिस्टम आ जाए, मतलब वापस मोनार्की सिस्टम आ जाए, और जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट थे, मतलब कहने का मतलब ये चर्च, पैलेस, जितने भी थे किंग के, वो सबको वही प्रिजर्व कर लिया जाए और वैसे सिस्टम हो, बस उसमें कुछ मॉडर्न चीज़ों का, मॉडर्न प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया जाए, ताकि क्या कर सके, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो भी रूल कर रहा है मोनार्की सिस्टम, वो थोड़ा क्या हो, पावरफुल रहे।
तो ये ऐसे सोच रखने वाले लोग कौन थे? कंजर्वेटिव्स। तो जैसे ही नेपोलियन हारा 1815 के अंदर, तो नेपोलियन के हारते ही क्या हुआ गया, बेसिकली एक न्यू कंजर्वेटिव्स की मतलब जो सोच रखने वाले थे वो लोग सामने आए और उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेटिज्म वर द पीपल हु बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स फीलिंग मैंने बताया आपको कि जो पुराने ख्याल वाले लोग थे कि पुराना सिस्टम वापस आ जाना चाहिए। तो ऑर्थोडॉक्स सच एज द मोनार्की सिस्टम, जो क्या चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम आ जाए। कैसा सिस्टम आ जाए? मोनार्की सिस्टम आ जाए। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी प्रिजर्व। क्या? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी थे, चर्च हो गई, पैलेस हो गई, इन सबको कर दिया जाए, वापस इन्हीं को लिया जाए, बस उनमें क्या चेंज किया जाए? मॉडर्नाइजेशन। ये देखिए आप लास्ट पॉइंट लिखा है मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स। क्या किया जाए? मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिया जाए ताकि क्या कर सके वो इस ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को, कहने का मतलब क्या है, ये जितना भी जो मोनार्की सिस्टम था इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दें। ठीक है, जिसने का मतलब ये हो गया, और एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए जिसके अंदर मोनार्क की पावर को क्या कर दिया, रेस्ट्रिकेट कर दिया, मतलब थोड़ा कम कर दिया जाए। और जो गवर्नमेंट है उसको सब डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि अपन बोल सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया, जुडिशरी में डिवाइड कर दिया आप, ठीक है, लेजिस्लेचर में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से क्या डिवीजन कर दिया जाए। तो ये बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया हमने, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ लिया। और जैसे नेपोलियन हटा, नेपोलियन को हटाने के लिए क्या करा था कि कुछ कंट्रीज थी जो साथ आई थी, जो कौन कौन सी थी, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, इन सब ने क्या किया था, सब ने एक तरीके से कलेक्ट होके इसको नेपोलियन को हराया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने की, नेपोलियन को जो हराया था तो वो कहाँ पर हराया था? वाटरलू। वाटरलू, LOO, वाटरलू। वाटरलू एक प्लेस है जहाँ पर इनके बीच में फाइट हुई थी। और बेसिकली क्या हुआ, इन लोगों ने, किन लोगों ने, कौन कौन थे, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और भी कुछ कंट्रीज थी, जिन सब ने क्या करा, मिलके नेपोलियन को डिफीट किया। और उसके बाद से फ्रांस के अंदर नेपोलियन रूल खत्म हो गया। अब वो कौन सा ईयर था? 1815। और ये जो जहाँ फाइट हुई थी वो जगह कौन सी थी? वाटरलू। ध्यान रखना है कहाँ पर हुई थी बैटल? वाटरलू बैटल। पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन को मतलब जब हटाया गया, मतलब नेपोलियन की जब फाइट हुई लास्ट में जब वो हार गया तो वो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ वाटरलू। तो ध्यान रखना है, बैटल ऑफ वाटरलू। तो उसके बाद जैसे वाटरलू की बैटल और नेपोलियन हार गया तो वापस फ्रांस के अंदर ये होने लग गया कि भाई अब क्या करें हम, अब हम क्या करें, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, या क्या हम एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करें, या क्या हम कुछ लीडर सामने लाएं, या मोनार्की सिस्टम लाएं। तो तभी उसी टाइम एक कंजर्वेटिव लोग थे, जो कंजर्वेटिव जो लोग थे जिनकी थिंकिंग क्या थी कि हमें वापस पुरानी चीज़ों पर जाना चाहिए। जो मोनार्की सिस्टम था हमें वापस उस मोनार्की सिस्टम पर जाना चाहिए, बस उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड कर देना चाहिए जो मॉडर्न सिनेरियो के अंदर चल रही है। उस मॉडर्न सिनेरियो के अंदर जो प्रिंसिपल्स है उनको ऐड करना चाहिए, जो क्या करेगा, उस ट्रेडिशनल सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है उसको क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसको क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये आइडिया था। तो ये हो सकता हो लिबरल नेशनलिज्म समझ में आया और न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी जो कंजर्वेटिव्स लोग थे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय द कंट्रीज रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, यूरोपियन पावर मीट। मैंने आपको बताया कि 1815 के अंदर कुछ यूरोपियन पावर्स थी जो आपस में मिल गई थी। कौन कौन थी? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया। तो ये यूरोपियन पावर्स मिलके क्या करने लग गए, इन्होंने नेपोलियन को हराया। हटाया मतलब हराया। कौन सी बैटल में हटाया? बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू जो कब हुई थी? 1815 के अंदर। कब हुई थी? 1815 के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे ही क्या हुआ, वाटरलू की बैटल में नेपोलियन हार गया। एक नई सोच वाले लोग सामने आए थे जो कौन थे? कंजर्वेटिव। तो हमने कंजर्वेटिव के बारे में देख लिया, कंजर्वेटिव्स कौन थे बेसिकली, उनके बारे में 2 पॉइंट्स ध्यान रखने। कौन क्या था कि कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे। अच्छा, ये आपने कंजर्वेटिव्स अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लिबरल कुछ थिंकिंग वाले लोग थे, कुछ कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग थे, ये वही कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग। तो क्या चाहते थे? ये पुराना सिस्टम चाहते थे, बस उसमें क्या चाहते थे कि कुछ मॉडर्न चीज़ें ऐड कर दे जो क्या करते पुराने सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। अब नेपोलियन हार चुका है, नई 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 मतलब नई सोच जनरेट हो रही है पीपल्स के बीच में कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, फ्रांस में वापस क्या लाया जाए। तो अब बेसिकली क्या हुआ, फिर हुआ मीटिंग ऑफ वियना। क्या हुई? मीटिंग ऑफ वियना। इसको किसने होस्ट किया था? होस्ट बाय द ड्यूक मैटरनिक। किसने होस्ट किया था? ड्यूक मैटरनिक। एक पर्सन थे, कौन थे? ड्यूक मैटरनिक। इन्होंने क्या करा था, इस मीटिंग को होस्ट किया था। अब ये मीटिंग ऑफ वियना क्यों क्यों लाई गई? मीटिंग ऑफ वियना बेसिकली इसलिए हुई थी कि बेसिकली अब ये देख रहे थे कि अब नेपोलियन तो हट चुका है फ्रांस के अंदर, तो अब क्या आना चाहिए फ्रांस के अंदर। तो देखो एक बार हम देख लेते हैं कि 1804 के अंदर रिवॉल्यूशन, सॉरी 1789, नॉट 1804,
फ्रांस के अंदर पहले हम देखते हैं, पहले पुरानी सोसाइटी थी जिसके अंदर अरिस्टोक्रेसी थे और क्या थे, प्रेजेंट्री थे, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी प्रेजेंट्री थे, एक मिडिल क्लास जनरेट हो चुकी थी। मिडिल क्लास कब जनरेट हुई थी, रिवॉल्यूशन के टाइम पे। कब हुई थी, रिवॉल्यूशन के टाइम पे। रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, 1789 के अंदर क्या करा था, लुई 16 ने टैक्सेस को इंक्रीमेंट कर दिया था, क्योंकि क्या होता था, उसका ट्रेजर बिल्कुल खाली हो चुका था। तो उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, लोगों में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, नेशनल असेंबली बन गई। क्या बन गई, नेशनल असेंबली बना दी गई। फ्रांस को जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया। अब उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद डिक्टेटर सॉरी हाँ उसके बाद एक क्या हुआ, कुछ कॉमन कुछ 5-6 लोगों ने मिलके एक कुछ की कमेटी बनाई, और उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्टेटरी रूल सामने आया, ठीक है। कौन सा रूल आया, डिक्टेटर रूल। तो सबसे पहले कौन सा था, मोनार्की सिस्टम। फिर थोड़े कुछ कमेटी के लोगों ने, कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर एक डिक्टेटर रूल लेके आया था। और इसी टाइम पर जेकोबिन क्लब भी बना था, जो क्या करता था, नेशनलिज्म के आइडिया को क्या करता था, स्प्रेड करता था। फिर उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन 1804 से 1815 पे आया। अब 1815 पे भी हम आ चुके हैं, क्या कि 1815 के अंदर नेपोलियन को हरा दिया। किसने हराया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके, ऑस्ट्रिया, रशिया, इस तरह से ब्रिटेन, कुछ कंट्रीज ने मिलके नेपोलियन को हराया। और अब नेपोलियन का रूल हट चुका है फ्रांस के अंदर। तो अब जैसे ही नेपोलियन का रूल हटा फ्रांस के अंदर, तो अब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि अब हम क्या करें, अब फ्रांस के अंदर रूल कैसे होगा। तो इसके लिए क्या हुआ, मीटिंग ऑफ वियना। क्या हुई, मीटिंग ऑफ वियना। अच्छा, इस मीटिंग को होस्ट किसने करा, मतलब होस्ट मतलब जो इसमें मेन था। तो इस मीटिंग को होस्ट किया एक पर्सन थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरेंच। क्या नाम था, ड्यूक मैटरेंच। देख पा रहे होंगे आप, ड्यूक मैटरेंच। ये बेसिकली कौन थे, ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे। ये आपको ध्यान रखना है, कौन थे ये, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ठीक है। चांसलर एक पोस्ट होती है। कौन थे ये, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ठीक है। जिन्होंने क्या करा, मीटिंग ऑफ वियना जो फ्रांस से रिलेटेड हुई थी कि अब कौन सा रूल आना चाहिए, किस तरह से रूल करना चाहिए। तो जो मीटिंग ऑफ वियना हुई, उसमें जो उस मीटिंग को हेड करने वाला पीपल थे, वो कौन थे, एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे जिनका नाम क्या था, ड्यूक मैटरनिच। क्या नाम था, ड्यूक मैटरनिच। अब देखिए हम इसमें बात करते हैं कि मीटिंग ऑफ वियना में क्या हुआ। तो देखिए, मीटिंग ऑफ वियना में क्या बोला गया कि बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। इसमें ये डिसीजन लिया कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, मतलब लुई 16 वाली जो डायनेस्टी थी, उसको वापस क्या कर दिया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए, मतलब वापस उसी बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाए, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, इस मीटिंग से पहले क्या देखा गया कि फ्रांस लॉस इट्स टेरिटरी अंडर नेपोलियन। इसमें देखा गया कि फ्रांस ने क्या, अपनी बहुत सारी टेरिटरी को लॉस कर दिया गया, लॉस्ट हो चुके नेपोलियन रूल के टाइम पे। क्यों, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था कि फ्रांस की वो टेरिटरी को बढ़ा रहा था धीरे धीरे आसपास के एरियाज को कवर करके। लेकिन जैसे ही आसपास के, अब क्या हुआ कि उसने अपने रूल करके ये एरिया को बढ़ा दिया, तो ये एरिया कवर कर लिया, ये एरिया कवर कर लिया, ये एरिया कवर कर लिया, ये कवर। तो क्या मतलब क्या, फ्रांस का कुछ एरियाज को इसने बढ़ाता दिया। लेकिन अब जैसे नेपोलियन हट गया, तो ये सब क्या हुए, एरियाज वापस इंडिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए, वापस इंडिपेंडेंट हो गए। तो फ्रांस का एरिया क्या हो गया, एक तरीके से कम हो गया। फ्रांस का एरिया क्या हो चुका था, अब कम हो चुका था। क्यों, क्योंकि अब नेपोलियन जा चुका था। तो नेपोलियन के जाने के बाद जो भी एरिया उसने क्या किए थे, कॉन्कर्ड किए थे, जीते थे, वो सब क्या हो चुके थे, अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो उसमें से कुछ तो इंडिपेंडेंट हो गए और कुछ दूसरी कंट्रीज में जाके मिल गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो फ्रांस था उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, मतलब उसने अपने एरियाज को खो दिया, लूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। फिर क्या हुआ कि इसी मीटिंग ऑफ वियना में क्या डिसीजन लिया गया कि अब हमें क्या करना चाहिए कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। जो फ्रेंच है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब फ्रांस की जो टेरिटरी कम हो चुकी है नेपोलियन रूल के कारण, अब उस फ्रांस को करना चाहिए, हमें एक्सपेंड करना चाहिए और फैलाना चाहिए। और फ्रांस जो एक नेशनल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज डिक्लेयर करेगी, ये इस फ्रेंच लैंग्वेज को भी क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, इसका भी एक्सपेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट जो मीटिंग ऑफ वियना में लिया गया, वो क्या है, टेरिटरीज वर गिवन टू पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। कहने का मतलब क्या है, फ्रांस ने आसपास की जो टेरिटरीज किन से जीती थी, ऑस्ट्रिया, रशिया और पर्शिया से जीती थी, वॉन की थी, किसने, नेपोलियन ने। वो सारी उनको वापस दे दी जाए, वापस दे दी जाए, ठीक है। अच्छा, ये सब कहाँ डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये बेसिकली डिसीजन लिए जा रहे हैं मीटिंग ऑफ वियना के अंदर। मीटिंग ऑफ वियना के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं जब नेपोलियन हट चुका है। और किसने होल्ड की थी इस मीटिंग को, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जिसका नाम क्या था, ड्यूक मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या बोला उस मीटिंग के अंदर कि बर्बन फैमिली को वापस लाया जाए, वापस वही रूल चलाया जाए। और क्या बोला गया कि फ्रांस को आपने जो लीगल लैंग्वेज डिक्लेयर करा है, तो इसको स्प्रेड किया जाए और फ्रांस की टेरिटरी को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि फ्रांस की टेरिटरी क्या है, कम हो चुकी थी ड्यू टू नेपोलियन रूल के बाद। और क्या बोला गया कि जो भी आसपास के कॉन्क्रीट टेरिटरीज हैं जो नेपोलियन ने जीती थी, किनसे, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया से, तो वो लैंड्स वापस इन्हें
दिए जाएं, किन्हें दिया जाए वापस, पर्शिया ऑस्ट्रिया रशिया को वो लैंड्स वापस दिया जाए। द कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक। अच्छा, अब जो एक कंजर्वेटिव सोच रखने वाले पीपल थे ये सब क्या थे, ऑटोक्रेटिक। कहने वाला वो ये हमने पढ़ा था अरिस्टोक्रेसी वाला पॉइंट, और कौन से, प्रेसिडेंट्री वाला सेक्शन। तो बेसिकली ये जो कंजर्वेटिव थे, ये पुरानी ख्याल वाले रखने वाले जो लोग थे, ये बेसिकली कौन थे, ये बेसिकली उस एरिस्टोक्रेसी से ही निकलने वाले लोग थे। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, जो ये भी कहाँ प्रेजेंट थे, मीटिंग ऑफ वियना में प्रेजेंट थे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, अब कंजर्वेटिव आइडिया को फॉलो करना चाहिए। मतलब कंजर्वेटिव जो चाहते हैं क्या कि बर्बन फैमिली आए, ठीक है, मतलब वही किंग का सिस्टम वापस आ जाए, बस क्या है कुछ मॉडर्न चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जिससे क्या कर सके वो ओल्ड इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, क्या कर सकें, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से क्या हुआ कि कंजर्वेटिव सिटीजन्स को वापस लाया गया। तो ये मीटिंग ऑफ वियना में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो देखिए अब हम पूरा चैप्टर में एक तरीके से बैलेंस पे आ चुके हैं सब चीज़ें। किस तरह से 1789 के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, किस तरह से नेशनल असेंबली बनाई गई, उसके बाद डेमोक्रेसी लाई गई, और डेमोक्रेसी के थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ, जैकोबियन क्लब बना। जैकोबियन क्लब के बाद टाइम पीरियड में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी कमेटी बना के थोड़े टाइम के लिए डिक्टेटर रूल चालू किया। और उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आ गया, और नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, 1804 से 1815 तक नेपोलियन ने रूल किया। 1804 में नेपोलियन ने एक सिविल कोड भी अप्लाई किया, जिस सिविल कोड के अंदर फ्रीडम्स बहुत सारे जो थे तो लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन उसने एक गलत काम, कुछ गलत काम गलत भी किए, जिससे क्या हुआ, लोग उसके एंटी हो गए। वो क्या थे कि एक तो उसने क्या करा, कॉन्कर्ड एरियाज पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, और फ्रांस में क्या कर दिया, लोगों को फोर्स करने लग गया ताकि वो क्या कर सके, एक बड़ी आर्मी बना के आसपास के एरिया को कॉन्कर्ड कर सके। तो इससे लोग बाग उसके खिलाफ हो गए। और उसी टाइम पीरियड पे एक नई क्लास सामने आई, कौन सी, मिडिल क्लास। इससे पहले कौन सी क्लास थी, दो ही क्लास चलती थी सोसाइटी के अंदर, एक अरिस्टोक्रेसी और प्रेजेंट्री, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी बाय प्रिविलेज बाय बर्थ था, सारे उनको राइट्स थे और वो लैंडलॉर्ड्स थे, जबकि प्रेजेंट्री वाले में क्या था, लैंडलेस पीपल थे, टेनेट्स थे, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। एक मिडिल क्लास फैमिली, मतलब एक मिडिल क्लास सामने आई जो बेसिकली क्या था, एजुकेटेड पीपल थे, उनको पता था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो लोग सामने आए और उन लोगों ने बोला कि जो मोनार्की सिस्टम है इसको रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या आइडिया बोला उन लोगों ने कि हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, लिबरल नेशनलिज्म। क्या चाहिए हमें, लिबरल नेशनलिज्म, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो क्या हो, फ्री हो, मतलब जिसके अंदर पीपल्स क्या कर सके, फ्रीली फील कर सके, जिसके अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, राइट टू वोट हो, गवर्नमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। इस तरह से जितने भी उसी टाइम पर क्या हुआ, एक जोलोवियन करके क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बना, क्या बना, जोलोवियन करके एक कस्टम यूनियन बना 1834 के अंदर। अच्छा, ये नेपोलियन के बहुत बाद में आया, नेपोलियन के बहुत बाद में आया, जिसने क्या करा, बेसिकली ट्रैफिक बैरियर्स, मतलब जितने भी टैक्सेस थे उनको हटा दिया, और 28 करेंसीज को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, मतलब कहने का मतलब केवल 2 करेंसीज को रखा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड थी ये क्यों आई थी, क्योंकि बेसिकली नेपोलियन के रूल के टाइम पर जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी थी केवल उन्हीं को वोटिंग के राइट्स थे, उसके अलावा किसी को वोटिंग के राइट्स नहीं थे, ठीक है। अब जब जैसे ही नेपोलियन को डिफीट करने के लिए क्या हुआ, जितने भी आसपास की कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, रशिया, ये सब क्या हुए, एक जगह कलेक्ट हुए, और उन्होंने क्या करा, एक यूनियन बनाकर, यूरोपियन यूनियन बनाकर क्या करा, बैटल ऑफ वाटरलू, क्या, बैटल ऑफ वाटरलू जो कब हुई थी, 1815 के अंदर। उसके अंदर क्या करा, नेपोलियन को डिफीट किया। कब हुई थी, 1815 के अंदर, जिसमें क्या करा उन्होंने, नेपोलियन को हरा दिया, डिफीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये देखा गया कि अब बेसिकली फ्रांस के अंदर रूल कैसा होगा, तो उसके लिए क्या हुआ, एक मीटिंग हुई, क्या हुई, एक मीटिंग ऑफ वियना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका रहा, कंजर्वेटिव्स का। किसका इम्पैक्ट रहा, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स बेसिकली ऐसी सोच वाले लोग थे जो चाहते थे कि पुराना सिस्टम वापस आ जाए, मोनार्की सिस्टम वापस आए, बस क्या है कि उसमें कुछ मॉडर्न चीज़ें ऐड कर दी जाए जो क्या कर सके, कंजर्वेटिव जो पुराना सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। कुछ मॉडर्न चीज़ें कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम्स, राइट टू स्पीच, इस तरह की कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी है जो क्या कर सके, उस पुराने सिस्टम को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो ये मीटिंग ऑफ वियना हुई, वियना के अंदर, जिसको होस्ट किसने किया, ड्यूक मेटरनिच ने, जो क्या थे, एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर, क्या थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर। और इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स देखे हमने, देखा था कि क्या क्या बोला गया कि बर्बन फैमिली डायनेस्टी को वापस रिस्टोर कर दिया गया। जितने भी देखा गया कि नेपोलियन ने क्या करा, अपने टाइम पीरियड में जब जो एरियाज को कॉन्कर किया था, फ्रांस में बुलाया था, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि फ्रांस ने बहुत सारे एरिया को लॉस्ट कर दिया था अपने। और कुछ पॉइंट्स क्या करा, फ्रेंच को एक्सपेंड, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको एक्सपेंड करने के लिए बोला गया, प्लस फ्रेंच की टेरिटरीज को भी और एक्सपेंड करने के लिए बोला गया। और जो टेरिटरीज क्या था, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया से ली गई थी, किसने ली थी, नेपोलियन ने जीत ली थी, उनको वापस वो टेरिटरीज दे दी गई। और कंजर्वेटिव्स को सबसे ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंट दिया, मतलब कंजर्वेटिव्स का जो आइडिया था वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें देखा गया,
तो यहाँ तक हम अब चैप्टर के ख़त्म, मतलब यहाँ तक पॉइंट्स हम ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो बेसिकली जो पॉइंट्स हम डिफाइन करेंगे वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, ठीक है। 1830 टू 1848, उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा, देन रोमेटिज्म है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको मतलब डिस्कस करना है। तो होप आपका ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।